हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल पे हम मॉडर्न फिजिक्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हैं और इसमें हमारा जो पहला लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसके पहले लेक्चर में जो सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इस लेक्चर में जितना भी सारा टॉपिक को कवर किया जाएगा उसको समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो इसका जो पहला लेक्चर था वहां पे हम डिस्कस किए थे कि मॉडर्न फिजिक्स कैसे आया था, क्यों आया था, क्या हुआ था कि हमारे नेचुरल फेनोमेना जितना भी था सबको हम न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन के माध्यम में डिस्क्राइब कर रहे थे। पर जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तब ये जो न्यूटन्स का लॉ को लेकर इन सारे चीजों को डिस्क्राइब करना मुश्किल हो गया और नहीं हो पाया। तब एक नया कंसेप्ट का शुरुआत हुआ था जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। और इसमें हम और क्या पढ़े थे कि मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटा के बारे में पढ़े थे, जो एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रहता है। डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू, जिसमें एच को हम प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और h का वैल्यू क्या होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, है ना। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तब मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट जो स्टार्ट हो गया। तो और क्या पढ़े थे, वार्क फंक्शन के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, वार्क फंक्शन के बारे में। वार्क फंक्शन क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको लगता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसको हम वार्क फंक्शन बोलते हैं। क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई एक मेटल सरफेस है तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कुछ एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो वो जो एनर्जी लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वार्क फंक्शन बोलते हैं, है ना। इसको जनरली फाई और W नॉट से डिनोट किया जाता है, फाई और W नॉट से डिनोट किया जाता है। और इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। तो सिर्फ इतना ही हम पहले लेक्चर में पढ़े थे, उससे ज्यादा नहीं था कुछ। तो आज के लेक्चर में हम किसको पढ़ने वाले हैं, ब्लैक बॉडी को पढ़ने वाले हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट को, बाकी आगे फिर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पे ये दो जो कंसेप्ट है इसको हम पढ़ेंगे। हो सकेगा तो आगे भी थोड़ा प्रोसीड करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी से। तो ब्लैक बॉडी एक्चुअली होता क्या है, ये जो ब्लैक बॉडी है ये क्या होता है। ब्लैक का मतलब काला और बॉडी का मतलब कोई ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं। ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसा कुछ नहीं। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ब्लैक बॉडी क्या है, एक बॉडी है
जो कि क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एक बॉडी, ऐसा बॉडी जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। और रेडिएशन कैसा रहता है, एनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को ये अगर एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और इसका और क्या है कि ये जो एब्जॉर्ब करता है इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। मान लो ये एक बॉडी है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बस एब्जॉर्ब करेगा। ये एब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। और ये कोई भी जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बस एब्जॉर्ब करता है, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक्चुअली होता क्या है, ब्लैक बॉडी व्हिच ए बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट रिफ्लेक्टिंग बैक एनी रेडिएशन। कोई भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करके बस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी स्टोर हो गया, पर ये क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। देखो यहाँ पे समझने वाला चीज है कि रिफ्लेक्ट नहीं करता है पर एमिट करता है। ये जो ब्लैक बॉडी है ये रेडिएशन को क्या नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है पर एमिट करता है। ये एमिट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये जो बॉडी जिस रेडिएशन को एमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है डेफिनेशन। ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या होता है, a body which absorb radiation of all frequency without reflecting back any radiation। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो कि सारे फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये क्या नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, विदाउट रिफ्लेक्टिंग बैक। पर ये क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। तो रेडिएशन एमिटेड बाय सच ए बॉडी, इस प्रकार का बॉडी में जो रेडिएशन एमिट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी के बारे में यहाँ पे हमको बस इतना ही पढ़ना है और थोड़ा उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देख लेते हैं। और इसमें अभी के लिए कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आता है। देखो एक ब्लैक बॉडी लिया गया और उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली रेडिएशन क्या होता जाएगा, एमिट होता जाएगा, है ना। ब्लैक बॉडी जो होता है वो रेडिएशन को एमिट करेगा और एब्जॉर्ब करता जाएगा और रेडिएशन को एमिट करता जाएगा, है ना। तो इसका जो कंटिन्यूअस ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको रिकॉर्ड किया गया 4 डिफरेंट टेम्परेचर। इसको 4 डिफरेंट टेम्परेचर में
इसको रिकॉर्ड किया गया था, है ना। तो हमको जो रिजल्ट मिला वो किस तरीके का मिला, कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिला। एक ग्राफ आया जो कि देखने के लिए इस तरीके का। मान लो यहाँ पे हम इंटेंसिटी को ले रहे हैं, यहाँ पे हम इंटेंसिटी को ले रहे हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशन होता है उसको हम इंटेंसिटी के साथ वेरी करके देख रहे हैं। तो क्या हुआ था देखो, यहाँ पे पहले कुछ ऐसा ग्राफ आया, तो इस तरीके का ग्राफ देखने को मिला। ये जो था ये जो था ये 200 केल्विन के लिए था, ये 300 केल्विन के लिए था, ये 400 केल्विन के लिए था, ये 500 केल्विन के लिए। तो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि इस ग्राफ में से हमको क्या पता चलता है, इस ग्राफ में से हमको क्या पता चलता है। तो इसमें हम इंटेंसिटी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इंटेंसिटी होता है उसको किसके साथ वेरिएशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो इस ग्राफ में बताया। तो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो 200 केल्विन को ले, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के बाद उसका जो इंटेंसिटी का वैल्यू है वो मैक्सिमम पे आ रहा है, यहाँ पे ये है मैक्सिमम, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उसका जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो रहा है और उसके बाद हम अगर फर्दर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो रहा है, उसका जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व हमको देखने को मिल रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उसका जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो रहा है और फिर बाद में फ्रीक्वेंसी को अगर फिर बढ़ाया जाए तो फिर वो क्या हो रहा है, उसका जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे लो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है, ये तो कोई एक फिक्स टेम्परेचर में होगा। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो उसका जो इंटेंसिटी का पीक जो है वो क्या कर रहा है, स्लाइडली डिफर करता जा रहा है। क्या हो रहा है, ये जो इंटेंसिटी का जो पीक है, इस कर्व का जो पीक है ये इस साइड में शिफ्ट होता जा रहा है ना। ये पहले यहाँ पे था, ये पीक पहले यहाँ पे था, फिर पीक इस यहाँ पे आ गया, फिर पीक यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला यहाँ पे आ गया। तो धीरे धीरे करके इसका जो पीक है वो शिफ्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है और ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है ये भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है ये भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो रेंज भी क्या हो रहा है, वाइड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और इसका जो पीक है वो भी धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है, राइट साइड में शिफ्ट होता जा रहा है ना। तो ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है,
डायरेक्शन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्शन में ये शिफ्ट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे क्या हो रहा है, जो कॉर्क का जो पिक है वो शिफ्ट होता जा रहा है, किसके तरफ शिफ्ट हो रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिला। तो ब्लैक बॉडी में हम क्या क्या पढ़े देख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो कि कोई भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में उसको एमिट करता है। तो एक ऐसा बॉडी जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और ये ब्लैक बॉडी क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है ना। फिर नेक्स्ट क्या पढ़े, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस टाइप के बॉडी में जो रेडिएशन एमिट होता है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। फिर हम जो एक्सपेरिमेंटल कर्व देखे उसमें क्या देखने को मिला कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो इस कर्व में हमको देखने को मिला। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाने से इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। उसके बाद एक टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका जो कॉर्क का जो पीक होता है वो धीरे धीरे राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है और हम बोल सकते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इतना था हमारा ब्लैक बॉडी के बारे में। अब पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब किसको पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, वर्क फंक्शन पढ़े हैं, ब्लैक बॉडी क्या होता है पढ़े। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और इसका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसको थोड़ा पढ़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर कैसे इसको इफेक्ट करता है उसको हम पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हमको वार फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वार फंक्शन क्या होता है कि किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको उस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी हमको देना पड़ता है वो होता है उसका वर्क फंक्शन, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कुछ इस बेसिस पे बेस है। तो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, the phenomena of emission of electron from the metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on। देखो तो क्या होता है, the phenomenon of emission of electron from the metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it is called photoelectric effect। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखो द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, किसी भी एक मेटल सरफेस से हम जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको
निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? When electromagnetic radiation of sufficiently high frequency, एक फिक्स्ड हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वहां पे इंसिडेंट करके हम अगर उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेटल सरफेस है और इसमें हम कुछ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी मतलब एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को इंसिडेंट करके उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रहा है, ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये हमको किसके बारे में बता रहे हैं? वार्क फंक्शन के बारे में। ये वार्क फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। कैसे? देखो, कोई भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसको जब हम मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तब जाके वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। तो वो जो फॉर्मूला होता है वार्क फंक्शन, वो क्या होता है? एच न्यू, और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको वहां से निकालना पड़ता है, तब जाके क्या होगा कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर। तो S तो कांस्टेंट है और ये भी किसी भी मेटल के लिए वार्क फंक्शन हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट W कांस्टेंट और H कांस्टेंट है तो म्यू भी हमको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा होने से चलेगा पर उससे कम होने से इलेक्ट्रॉन हमारा मेटल सरफेस से नहीं निकलेगा। ये जो वार्क फंक्शन होता है ये क्या होता है? मिनिमम एनर्जी होता है ना। ये क्या होता है? मिनिमम एनर्जी होता है कि इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम अगर मेटल के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो तब जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा। उससे ज्यादा करेंगे तब भी आएगा, पर उससे अगर कम हो जाएगा एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है वार्क फंक्शन का, ये यहाँ पे यूज किया गया। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक मेटल सरफेस से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसके ऊपर इंसिडेंट करके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छे से इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो है इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। ये अगर मूव करेगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है उसको वो मूव करने से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको फोटो करंट क्या बोलते हैं? फोटो करंट बोलते हैं। तो इसका हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थोड़ा देख लेते हैं कैसे रहता है। तो यहाँ पे पहले हम एक वैक्यूम चैम्बर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले
वैक्यूम चैम्बर लेंगे, ड्रॉ करते हैं इसको। वैक्यूम चैम्बर लेंगे, इसके अंदर दो मेटल प्लेट को रखें। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो मेटल प्लेट को रखें। यहाँ पे एक प्लेट रहेगा और यहाँ पे एक प्लेट रहेगा, दो प्लेट को रखें, है ना। एक को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। एक सेकेंड, एक को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसको मान लो नेगेटिव में कनेक्ट कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव में कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक वोल्टमीटर को यूज करेंगे, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा कैसे रहता है, पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे एक वोल्टमीटर की यूज करेंगे और करंट को नापने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक एमीटर को यूज करेंगे। एक एमीटर को यूज करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टमीटर को यूज करेंगे। हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रियोस्टाट को भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एक रियोस्टाट को भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मान लो एक रियोस्टाट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रियोस्टाट को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक रियोस्टाट को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक रियोस्टाट को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे इसको हम एक एंड को हम पॉजिटिव के साथ लगा देंगे और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम क्या करेंगे, रियोस्टाट में कनेक्ट कर देंगे जिस तरीके से। हो गया।
तो यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड। तो ये हो गया अरेंजमेंट। और इसमें और एक छोटा सा काम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो को हम लगा दें। क्या करेंगे, एक क्वार्ट्ज विंडो को यहाँ पे हम लगा दें। यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो को लगाए। तो ये काम किस तरीके से करेगा, ये तो हो गया इसका सेटअप कैसे रहेगा। ये क्या है, ये रियोस्टाट है, ये वोल्टमीटर है, ये एमीटर है, ये बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। वोल्टमीटर किस लिए यूज किए हैं, दोनों के बीच में वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और एमीटर फोटो करंट को मेजर करने। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, ये एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ये काम कैसे करता है। ये जो सेटअप है ये काम कैसे करता है, देखो ये क्या है, ये क्या है, इवाकुएटेड ग्लास ट्यूब है। ये क्या है, एक इवाकुएटेड ग्लास ट्यूब है। ये जो है ये इवाकुएटेड ट्यूब है ना, ये क्या है, इवाकुएटेड ट्यूब है। और इसके अंदर हम दो प्लेट को रखें, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक को हम कैथोड बोल रहे हैं, एक को हम एनोड बोल रहे हैं। तो इसमें ये क्या है, एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, क्योंकि मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन बहुत अमाउंट में रहता है। मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये एक मेटल प्लेट है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो रेडिएशन है उसको हम इंसिडेंट करेंगे इसके। यहाँ पे हमारा जो रेडिएशन है उसको हम इंसिडेंट कराएंगे इसके। यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद ये जो रेडिएशन होगा, ये रेडिएशन क्या होगा, ये रेडिएशन क्या होगा, किस तरीके का होगा, कि ये जो रेडिएशन होगा इसका जो एनर्जी होगा, इसका जो एनर्जी होगा वो कैसा रहेगा, इसका जो एनर्जी रहेगा इसका जो एनर्जी रहेगा वो उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा रहेगा। इसका जो एनर्जी रहेगा वो वर्क फंक्शन से ज्यादा रहेगा, तब जाके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बाहर आ पाएगा, है ना। वर्क फंक्शन का कंसेप्ट में हम अच्छे से समझे थे कि वर्क फंक्शन से अगर इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होता है तब जाके यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है उससे एनर्जी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद ये क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इसके तरफ मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके तरफ मूव करेंगे और जाके यहाँ पे जो एनोड है, एनोड पे डिपोजिट होंगे। और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसके वजह से हमको एक करंट देखने को मिलेगा, जिसको हम फोटो करंट बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। और इसमें जो वोल्टमीटर लगा है ये वोल्टेज को मेजर करेगा, और ये जो वोल्टमीटर लगा हुआ है ये वोल्टेज को मेजर करता है। और ये
छोड़ो। तो इस तरीके से हमारा जो फोटो करंट है वो प्रोड्यूस होता है। हमारा जो फोटो करंट है इस तरीके से प्रोड्यूस होता है और उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है। और उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका जो इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसको हम यहाँ पे समझने वाले। तो इसको समझने के लिए हमको कुछ चीजों को पहले फिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि इस यहाँ पे इस सेटअप में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, फोटो करंट है ना, और यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट आ रहा है तो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये भी रहेगा, और क्या रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल भी देखने को मिल रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बस आगे फिर देखिए। तो हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशन रहता है उसको देखने से पहले हम इस यहाँ पे कुछ चीजों को फिक्स करेंगे, तब जाके यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम क्योंकि इंटेंसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिक्स्ड करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को फिक्स्ड करेंगे, और हम इंटेंसिटी और करंट के बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स कर देते हैं, मतलब एनर्जी का हम फिक्स कर देते हैं। ये दोनों फिक्स्ड है तो एनर्जी भी कांस्टेंट कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो ये है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हम जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसको भी हम फिक्स कर देते हैं, उसको चेंज नहीं करें, फिक्स रख दें। तब हमको किस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, और ग्राफ एक लीनियर ग्राफ हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम फोटो करंट, यहाँ पे इंटेंसिटी, दोनों को अगर रखेंगे तो यहाँ पे जो उन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ लीनियर ग्राफ बनेगा, मतलब इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फोटो करंट भी
बढ़ता जाएगा। इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका जो करंट भी होगा वो भी बढ़ेगा, है ना। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी एक्चुअली होता है क्या है? इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसको हम यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी एक्चुअली होता क्या? इंटेंसिटी होता क्या कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में और यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है। ये होता है इंटेंसिटी। तो जितना अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी यहाँ पे ज्यादा इंसिडेंट होगा उतना नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा? ज्यादा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है कि जितना नंबर ऑफ लाइट यहाँ पे ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा और उतना करंट भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोटो करंट है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जो ये जो फोटो करंट है, करंट जो है ये किसके साथ, मान लो यहाँ करंट को ले रहे हैं, ये जो करंट है ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी के साथ। और इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है ना। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? लीनियरली इंक्रीज करता है। उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ, एक मिनट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट में पोटेंशियल का इफेक्ट क्या रहता है? यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है उसका इफेक्ट क्या रहता है? तो पोटेंशियल के वो इफेक्ट के जानने के लिए, जैसे हम इंटेंसिटी का इफेक्ट को जानने के लिए हम फ्रीक्वेंसी और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स किए थे, वैसे हम पोटेंशियल को जानने के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको फिक्स रखेंगे और उसके साथ साथ इंटेंसिटी को भी फिक्स रखेंगे। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को यहाँ पे क्या करेंगे? फिक्स्ड करेंगे। और हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे, इसको चेंज करेंगे, पोटेंशियल को चेंज करेंगे, पर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ देखें। ये 0, ये
कलेक्टर, प्लेट, पोटेंशियल इस साइड में, यहाँ पे फोटो करंट, ये फोटो करंट है, और यहाँ पे एक ले लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पे समझ लेते हैं क्या, यहाँ पे जो V0 है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तब क्या होगा, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। पर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो सेम रहेगा, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता जाता है जब हम उसका पोटेंशियल को बढ़ाते जाए। देखो कैसे, यहाँ पे हम समझने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर रहे हैं और इंटेंसिटी को फिक्स्ड कर रहे हैं, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। अगर इंसिडेंट अमाउंट फिक्स्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे इसका अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, इसका अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ पाएंगे। यहाँ पे जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ आएंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो पोटेंशियल को बढ़ाने से क्या होता है, हमारा जो फोटो करंट होता है वो भी बढ़ता है। पर यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, हमारा जो ग्राफ कैसा है, कुछ इस तरीके का है ना। तो यहाँ पे देखो, जब पोटेंशियल जीरो है तब करंट जीरो नहीं है। जब पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे जीरो में देखो हमारा जो करंट है वो जीरो नहीं है, मतलब जब हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं भी करते हैं तब भी वहां पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता है। अगर हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तब भी वहां पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्यों फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी खुद का कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी होता है उसके मदद से वो क्या करता है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है और कुछ ना कुछ फोटो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल जीरो भी रहता है तब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता है। यहाँ पे देखो V0 है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल है जिससे ज्यादा अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तब जाके यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसके बाद यहाँ पे ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे कर लो, सही रहेगा। ग्राफ थोड़ा यहाँ पे ये जो लाइन है ये पूरा सीधा है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पे देखने वाला चीज ये है कि आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल की कुछ सर्टेन वैल्यू के बाद व्हेन ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन रीचेस द प्लेट ए, यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट में लिए थे, मान लो इसको प्लेट ए दे देते हैं, इसको प्लेट सी दे देते हैं ना। तो जब एक सर्टेन पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन है वो जाके, सारे इलेक्ट्रॉन जाके अगर
प्लेट ए में एनोड में डिपोजिट हो जा रहे हैं, तो उसके बाद तो हमारा जो करंट है वो और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहां से कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, बस वही इलेक्ट्रॉन वहां पे जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे मूव करेगा। तो उसके बाद जो हमारा करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। तो कुछ पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद हमारा जो जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन है सब जाके एनोड पे डिपोजिट हो जाते हैं, और एनोड पे डिपोजिट होने के बाद और कुछ इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, ज्यादा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो वही इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्लो करते रहते हैं। तो इसलिए वहां पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी होता है वो भी वही फिक्स्ड रहता है और ज्यादा नहीं इंक्रीज करता है। तो ये जो सैचुरेशन करंट होता है ये मैक्सिमम करंट होता है ना। अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज करते जाएंगे, इस तरफ डिक्रीज भी करते गए, पोटेंशियल को हम डिक्रीज करते गए, तो हम क्या देखेंगे कि जीरो, जब पोटेंशियल जीरो हो रहा है तब भी कुछ ना कुछ करंट वहां पे फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसके लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर पा रहा है और कुछ करंट फ्लो हो रहा है। For a particular frequency of incident radiation, when minimum negative potential V0 is applied to the plate A, for a particular frequency of incident radiation, देखो कोई भी एक हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ और इंटेंसिटी को फिक्स्ड रखें, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को यहाँ पे फिक्स्ड रखें, तो एक ऐसा मिनिमम पोटेंशियल रहता है जिसको अप्लाई करने से हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जीरो हो जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब जीरो होता है, एक मिनिमम पोटेंशियल रहता है, सब एक मिनिमम पोटेंशियल रहता है, और उसी पोटेंशियल पे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे ये जीरो होता है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं कर पाता है, उस पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे उतना कम अगर पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ये याद रखना, ये एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और ये एक मिनिमम पोटेंशियल होता है जिसको अप्लाई करने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन और मूव नहीं कर पाता। तो उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको V0 में डिनोट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और उसको V0 में डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया। बस उसके बाद हम अगर ये इंटेंसिटी मान लो I1 इंटेंसिटी पे और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे ये था, हम अगर यहाँ पे इंटेंसिटी को चेंज करें, बस इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मतलब रिपीटेडली चेंज नहीं कर रहे हैं। अब I1 था, अब I2 में फिक्स कर देते हैं, इंटेंसिटी को अब I2 में फिक्स कर देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो अगर हम I2 को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे अगर हम I2 को फिक्स्ड, I2 इंटेंसिटी को फिक्स्ड कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो I2 का अगर फिक्स कर लेंगे तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, पर उसका जो सैचुरेशन करंट है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। तो उसका जो सैचुरेशन करंट है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। इंटेंसिटी को थोड़ा अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फिक्स रहेगा, मतलब वही नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, और वही पोटेंशियल तक करंट हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और उससे अगर ज्यादा पोटेंशियल हम बढ़ाए तो फिर करंट इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, है ना। और यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। वैसे हम I3 मान लो एक पोटेंशियल एक इंटेंसिटी है I3 में आप फिक्स कर लेते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, पर उसका जो सैचुरेशन करंट है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे I3 क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर I2 है, फिर I1। समझ में आया।
ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ इंडिपेंडेंट है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये इंडिपेंडेंट है किसके साथ? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इंडिपेंडेंट है किसके साथ? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी हम आगे देखने वाले हैं, पर अभी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? द मिनिमम पोटेंशियल इन व्हिच द फोटो करंट इज जीरो। एक ऐसा मिनिमम पोटेंशियल जहां पे फोटो करंट जीरो होता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता है। और हम क्या बोल सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल के कंडीशन में ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या होता है? ये sufficient to repel the most kinetic और मोस्ट एनर्जेटिक, और इसको हम लिखते हैं मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल है ये सबसे ज्यादा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा, तो सबसे ज्यादा जिसका काइनेटिक एनर्जी है उसको भी ये रिपेल कर लेता है उसी पोटेंशियल में, तब जाके तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे, रिपेल कर रहा है, स्टॉप और मतलब वहां पे रुक जा रहा है। तो ये जो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी ये रिपेल कर लेता है। तो यहाँ पे इसका जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो किसके साथ इक्वल होता है? उसका एनर्जी के साथ इक्वल होता है ना। और ये क्या है? एनर्जी है। ये भी क्या है? एनर्जी है और वर्क है। तो यहाँ पे ईवी नॉट लिखिए, इसको हम ईवी नॉट, तो ईवी नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स, और ईवी नॉट इक्वल्स टू ईवी नॉट। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ एम बी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ईवी नॉट, है ना। तो यहाँ पे अगर हमको पोटेंशियल दिया गया है तो हम इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी दिया गया है तो उनके बीच में जो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होता है उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेलोसिटी दोनों में कैसे रिलेटेड है? स्टॉप v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट, है ना, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है, पर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट टू द पावर हाफ। समझ में आया? तो इसके ऊपर भी बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, तो हम न्यूमेरिकल भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, पर जो न्यूमेरिकल होगा वो पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे और फिर न्यूमेरिकल को भी क्लियर करेंगे। किस तरीके का न्यूमेरिकल हमारा जो बीएससी का एग्जाम होता है या फिर एमएससी की जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीयूईटी हो गया, आईआईटी एग्जाम हो गया, वहां पे पूछा जाता है, उस सब को भी यहाँ पे देखेंगे। पर पहले हम यहाँ पे जितना भी सारा कंसेप्ट है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल करते वक्त उसको प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए इतना ही था बस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम
जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसको देखने वाले हैं। और उसके बाद हम हो सकता है तो कुछ वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। किस तरीके का क्वेश्चन आता है उसको भी पढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को भी हम वहां पे खत्म कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए